नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर अन्नदाताओं के बढ़ते गुस्से की, हरियाणा सरकार पर आई मुश्किल की, बताएंगे कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अब क्यों शुरू हुई तकरार, जानेंगे कि कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार में किसे बनाया गया मंत्री, और बुलेटिन के आखिर में बात डोइचे बैंक एजी पर आरबीआई की कार्रवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति जल्द लाएगी सरकार। विशिष्ट स्मार्ट पर्यटक स्थलों पर होगा जोर। पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए 20 अति विशिष्ट पर्यटक स्थलों का मॉडल के तौर पर किया जाएगा विकास। असम विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। गुवाहाटी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की बैठक। राज्य में मार्च अप्रैल में हो सकती है चुनाव की घोषणा। दिल्ली सरकार ने लिया स्कूलों को खोलने का फैसला। 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं होंगी शुरू। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। और दबाव में रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स में 25 अंकों की गिरावट, 49,492 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 1 अंक की तेजी के साथ 14,565 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून पर अन्नदाताओं के आंदोलन को 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार के साथ बातचीत होने वाली भी मुश्किल दिख रही है। तो आज दिन भर कृषि कानून के विरोध में क्या रही हलचल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डरों पर आज अलग ही नजारा था, क्योंकि आज लोहड़ी है और आंदोलनकारी अन्नदाताओं ने लोहड़ी का पर्व बॉर्डर पर ही मनाने का फैसला कर रखा था। और अन्नदाताओं ने आज पारंपरिक तरीके से लोहड़ी मनाई। साथ ही लोहड़ी में कृषि कानूनों की आहुति भी दी गई। इसके लिए हरियाणा और पंजाब में अन्नदाताओं के बीच लाखों की संख्या में कृषि कानून की प्रतियां बांटी गई थी। अन्नदाताओं का कहना है कि हम सरकार पर अपना दबाव लगातार बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस बीच सरकार और अन्नदाताओं के बीच 15 जनवरी को होने वाली बैठक पर संशय पैदा हो गया है। सरकार अब इस बैठक से कदम पीछे खींचने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून पर रोक लगाने के साथ ही 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर चुका है। ऐसे में सरकार इस कमेटी के सामने ही अपना पक्ष रखना चाहती है। वो अन्नदाताओं के साथ समानांतर बातचीत से पीछे हट सकती है। ऐसे में अब 15 जनवरी को अन्नदाताओं की सरकार से बात होगी, ये मुश्किल दिख रहा है। सरकार की ओर से भले ही ये संकेत मिल रहे हों कि सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की सिफारिशों को वो स्वीकार करेंगे, लेकिन आंदोलनकारी अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है और वो इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। अन्नदाता संगठन के नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम सैद्धांतिक तौर पर समिति के खिलाफ हैं। प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार का तरीका है। हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। अन्नदाता अपने आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं, जिससे हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर इस समय हरियाणा में ही देखा जा रहा है। अन्नदाताओं का सरकार में शामिल जेजेपी पर दबाव है कि वो बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले ले। सरकार मुश्किल में दिखते ही पीएम मोदी भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला को मिलने के लिए बुलाया। तो पीएम के साथ दुष्यंत की मुलाकात से क्या बच पाएगी खट्टर सरकार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अंबाला हो या करनाल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जहां भी गए, अन्नदाताओं के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्हें अपना कार्यक्रम तक रद्द करना पड़ा। कुछ यही स्थिति जेजेपी नेता और हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ भी हो रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन के सहारे ही चल रही है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 40 और जेजेपी के 10 सीटें हैं, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर दोनों ही पार्टियों के अधिकांश विधायक केंद्र सरकार से नाराज हैं। जेजेपी के तो 10 में से 7 विधायकों ने खुलकर अन्नदाताओं का समर्थन करने का ऐलान भी किया है। दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो सरकार से समर्थन वापस ले लें। पार्टी विधायक भी चाहते हैं कि अन्नदाताओं के गुस्से से बचना है तो खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए। मामला बिगड़े इससे पहले ही केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। तुरंत ही दुष्यंत को दिल्ली बुलाया गया। कल उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई और आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के दौरान दुष्यंत ने कहा कि अन्नदाताओं के आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और समाधान ऐसा हो जो अन्नदाताओं को मंजूर हो। उन पर कोई कानून जबरन न थोपा जाए। मुलाकात के बाद दुष्यंत ने ये दावा जरूर किया कि हरियाणा सरकार पर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अन्नदाताओं का भी उन्होंने समर्थन किया।
दुष्यंत ने साफ कर दिया है कि वो अन्नदाताओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। यानी साफ है कि यदि अन्नदाताओं के आंदोलन का जल्द हल नहीं निकला तो दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। इसी बीच हरियाणा में अन्नदाताओं ने एनडीए सरकार का विरोध भी तेज कर दिया है। राज्य के 60 से अधिक गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के आने पर रोक लगाने के बैनर लगाए गए हैं। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि यदि जेजेपी सरकार से अलग नहीं हुई तो उसे भी नुकसान होना तय है। ऐसे में क्या जेजेपी खट्टर सरकार से हो जाएगी अलग? दुष्यंत को फैसला करना है कि वो अन्नदाताओं के साथ हैं या बीजेपी के साथ। फैसला उनके लिए मुश्किल है, मुश्किल बिहार सरकार के लिए भी है। वो कौन सा मॉडल अपनाए, क्योंकि बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार को यूपी में योगी सरकार के मॉडल को अपनाना चाहिए, लेकिन जेडीयू नीतीश मॉडल के भरोसे हैं। तो क्या है मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन बीजेपी ये बताने से नहीं चूक रही है कि सरकार में वो बड़े भाई की हैसियत में है। इसीलिए नीतीश को वो ही काम करना होगा जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी की ये तेवर जेडीयू का गुस्सा बढ़ा रहे हैं, लेकिन बात सरकार की है, इसीलिए जेडीयू खुलकर अपनी नाराजगी भी नहीं दिखा पा रही है। नीतीश तो लगातार ये कह भी रहे हैं कि वो बीजेपी के कारण अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो वो इससे पहले जब भी सीएम बने उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय नहीं लगा। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायक तोड़े, फिर भी जेडीयू शांत ही रह गया और अब बीजेपी विधायक ने नीतीश मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के बांकीपुर से बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया है। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार में शासन व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाना जरूरी है। दूसरी तरफ जेडीयू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू प्रवक्ता संजय कुमार ने जोर देकर कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। नीतीश मॉडल से बिहार का विकास हुआ है और कानून का राज भी है। नीतीश सरकार को विधि व्यवस्था पर किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था पर बीजेपी तो नीतीश कुमार को घेर ही रही है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब बिहार में किसका मॉडल चलेगा, क्योंकि सवाल सरकार का है, इसे बचाना भी है और चलाना भी है। वैसे सरकार की चिंता तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी हो रही है, क्योंकि यूपी में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ को हार का डर लग रहा है। इसीलिए वो चुनावों से पहले ही जातिगत समीकरण साधने में अभी से जुट गए हैं। तो क्या रणनीति बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब जब चुनाव आते हैं तब तब सियासत जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है। अब बीजेपी ने चुनाव को लेकर जातीय समीकरण बैठाने शुरू कर दिए हैं। वो जातीय कार्ड खेलने के लिए सीधा दिल्ली दरबार से पीएम मोदी के करीबी दिग्गज को बुलाने जा रही है। मझोले लघु और सूक्ष्म मंत्रालय में सचिव रहे गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर मुहर लग गई है। पीएम मोदी के सीएम रहते गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारी के बाद पीएमओ में भी अहम जिम्मेदारी संभाल चुके आईएएस शर्मा ने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया, जबकि एमएसएमई सचिव के तौर पर उनका 2 साल का कार्यकाल अभी बाकी था। सूत्रों ने बताया कि त्यागपत्र का कारण उन्हें योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपा जाना है। शर्मा जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक शर्मा पीएम मोदी की खास पसंद है। बीते हफ्ते राज्य के सीएम की पीएम से हुई मुलाकात के दौरान ही उनको योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी देना तय हो गया था। इसी बैठक के बाद मऊ निवासी शर्मा ने वीआरएस ले लिया। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में होने वाले बदलाव में उत्तर प्रदेश को तीसरा डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। दरअसल आगामी चुनाव में पूरी दलित बिरादरी को साधने के लिए पार्टी इस बिरादरी से डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है। इसीलिए अरविंद शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं कर्नाटक में येदियुरप्पा भी अपनी सरकार बचाने की कोशिश में जुटे हैं। कर्नाटक में कई विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। आज येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अपने समर्थक एच नागेश को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी में कई विधायक नाराज भी हो गए हैं। बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा ने कहा कि येदियुरप्पा को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो नेता पार्टी का काम करते हैं उन्हें छोड़कर ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो पैसा देते हैं। तो आज किन किन विधायकों को दिलाई गई शपथ, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में आज येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। आज 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही येदियुरप्पा कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। नए मंत्रियों के राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
आज जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली उसमें एमटीबी नागराज, उमेश कट्टी, अरविंद लिम्बावली, मुरुगेश निरानी, आर शंकर, सीपी योगेश्वर, अंगारा एस का नाम शामिल है। राज्यपाल वजुभाई वाला ने इन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब येदियुरप्पा के लिए सबसे बड़ी चिंता पार्टी के अंदर असंतुष्ट लोगों को मनाने की है, क्योंकि कई विधायक मंत्री पद का दावा कर रहे थे। यहां तक कि येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ पार्टी के अंदर मुहिम भी चल रही थी। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तंज कसते हुए कहा कि क्या ये सही है कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये कब किया जाएगा, लेकिन येदियुरप्पा को हटाया जाएगा। कर्नाटक में लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। अब देखना है कि येदियुरप्पा पार्टी के अंदर की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि पार्टी में नाराजगी बनी हुई है। ऐसे हालात तो देश के भी सही नहीं है। आर्थिक आंकड़े सरकार के दावे पर हमेशा सवाल खड़े कर देते हैं। इस बार भी रोजगार को लेकर ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसने देश की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है रोजगार की स्थिति, कैसे देश में घट रही है नौकरियां, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के राज में देश उस मुश्किल राह पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक तरफ जीडीपी में गिरावट है तो रोजगार के आंकड़े भी गिरते जा रहे हैं। जी हां, पिछले कई महीनों से जीडीपी तो फिसल ही रही है, साथ ही लोगों की नौकरियां भी छिन रही हैं, जिससे रोजगार का आंकड़ा गिरता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की लगातार तीसरी तिमाही में देश के अंदर रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अध्ययन के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रोजगार में 2.8% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट ऐसे वक्त में सामने आई है जब मोदी सरकार कहती है कि आर्थिक हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन नौकरियों पर इसका असर उतना नहीं दिखा। चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर 2020 के अंत तक शहरी इलाकों में 34% नौकरियां घटी हैं। इसी तरह देश के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी मात्र 11% है, लेकिन उनके बीच 52% नौकरियों की कमी आई है। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स की नौकरियों के हालात भी ठीक नहीं है। देश के कुल वर्कफोर्स में 2019-20 के दौरान इनकी भागीदारी 13% थी, लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर अंत तक इनके बीच नौकरी जाने की दर 65% है। वहीं देश के कुल वर्कफोर्स में वेतनभोगी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 21% है, लेकिन इस श्रेणी में रोजगार जाने की स्थिति भी खराब है। वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में चालू वित्त वर्ष के दौरान दिसंबर तक 71% की कमी आई है। इन हालातों को देखकर CMIE का कहना है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन बाजार में नौकरियों पर इसका असर नहीं दिख रहा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मोदी सरकार के राज में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि रोजगार के बगैर देश का विकास कैसे संभव है। और बुलेटिन के आखिर में बात RBI की एक और बैंक पर कार्रवाई की, लेकिन इस बार बैंक के कस्टमर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने बैंक के कामकाज पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, लेकिन बैंक पर जुर्माना जरूर लगा दिया है। तो किस बैंक पर लगा है जुर्माना, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। RBI ने डॉइचे बैंक AG पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर RBI के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगा है और RBI की जाँच में ये सही भी पाया गया। RBI के द्वारा बताया गया है कि डॉइचे बैंक AG द्वारा बैंक में जमा रकम पर ब्याज दर संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। 31 मार्च 2019 को डॉइचे बैंक की वित्तीय स्थिति के आकलन की रिपोर्ट की जांच करने के बाद ये बात सामने आई। इसके बाद RBI की ओर से डॉइचे बैंक AG को नोटिस जारी किया गया था। सुनवाई के दौरान डॉइचे बैंक द्वारा सफाई दी गई और दावा किया गया कि उसके द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, लेकिन RBI ने डॉइचे बैंक AG की सफाई को नामंजूर करते हुए उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही RBI ने बैंक को आदेश दिया कि जमा रकम पर ब्याज की जो राशि अब तक रोकी गई थी उसे भी खातेदार को दिया जाए। RBI इससे पहले कई बैंकों पर कार्रवाई कर चुका है, जिसमें से अधिकांश सहकारी बैंक थी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।